हाय गाइस, वेलकम टू ब्ले लर्नर्स। आज हम लोग जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का आज का जो पेपर हुआ था उसमें से पॉलिटी के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या लेवल था और किस प्रकार के क्वेश्चंस थे और उनका आंसर क्या था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। बेसिकली ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है प्रीवियस ईयर में और कई सारे वेरियस एग्जामिनेशन में। जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडल है ना, वो आपको कहाँ मिलता है? डीपीएसपी में मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, आई मीन निहायत ही आप कह सकते हो, क्योंकि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई मीन टॉक्स अबाउट डीपीएसपी, और ये आर्टिकल 36 to 51 में आता है। हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया है एंड ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करता है हमारे देश में, राइट क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम्स इंश्योर करते हैं, बट डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस यहाँ पे इंश्योर करता है एंड इट इंश्योर दैट वी विल बी अ वेलफेयर स्टेट, राइट। और बेसिकली आगे भी आप देखोगे एक डीपीएसपी से और एक क्वेश्चन आया तो उसमें भी आप देखोगे कि जो डायरेक्शंस होते हैं ना, बेसिकली डीपीएसपी क्या है? दीज आर द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट दैट यू मस्ट डू while making laws and while making administration or governance. We must abide these principles, right? आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। बट ये जो डायरेक्शंस है ये नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये होगा कि आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हो अगर डीपीएसपी आपका फुलफिल नहीं हुआ है, अगर स्टेट फुलफिल नहीं कर रही है, डीपीएसपी को अबाइड नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? डीपीएसपी। यही हमारे देश में वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इंश्योर करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy, right? And second statement is the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. देखिए चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत गौर से ये क्वेश्चन पढ़ना था, क्योंकि आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई यहाँ पे, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, आपको देखने से बहुत सही लग रहा होगा कि ये सब तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। बट ये जो वर्ड है ना, इसके ऊपर गौर करो आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। नो माय डियर फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहीं डिफाइन नहीं करा है बेसिक स्ट्रक्चर को। ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड जो जुडिशरी है वो समय समय पर इंटरप्रेट करती रहती है कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, ये नहीं आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस जब हुआ था, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि फाइनली 1973 में ये डिसाइड किया गया कि ये इंटरप्रेट किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंड बेसिक स्ट्रक्चर होगा। उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं था। केशवानंद भारती केस से ये निकल के आया था, ये चीज़ें वहीं से निकल के आई थी। और उसके बाद समय समय पर जो जुडिशरी है वो इस चीज़ को डिफाइन करती जाती है और इसमें कुछ एड ऑन भी करती जाती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है एंड ये नहीं, राइट। ये चीज़ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, नो माय डियर फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहीं डिफाइन नहीं करा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू क्यों दिया गया है? ताकि सिटीजन्स के जो लिबर्टीज हैं उसको इंश्योर किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो, ये भी इंश्योर हो। बेसिकली यही सब चीजें, अगर आप आर्टिकल 13 देखोगे फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है, उसमें भी यही चीजें लिखी गई है कि कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को हनन करने वाला कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन पास होता है, देन कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि उसको वो कचरे के डब्बे में डाल दे। फिर आपके पास आर्टिकल 32 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली वही चीजें होती है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो, आई मीन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, सिटीजन के जो लिबर्टीज हैं, वो अगर वायलेट कर रहे हो, देन कोर्ट के पास अधिकार होता है कि उन चीजों को रोक ले, राइट। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? स्टेटमेंट 2। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली क्या फंक्शन होता है या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बेसिकली आप बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने वाले हो, एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, देन आपके लिए ये चीज़ें जानना ऑब्वियस सी चीज़ है एंड आपको पता होना चाहिए था चीज़। फर्स्ट ऑप्शन इज एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ना, लग ही नहीं रहा है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्कोप को वाइडन करने वाला कोई एजेंसी तो है नहीं। नेक्स्ट है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने वाली कोई एजेंसी है? नहीं। थर्ड है कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ फैसिलिटेट करेगी? नहीं, ये भी चीज नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका मतलब ये हो गया कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी एजेंसी होती है, राइट, नौकरशाही एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे आप डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे एंड सो फोर्थ, वो क्या करती है? वो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करती है, राइट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रेम्बल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए चीजें, हालांकि ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। फर्स्ट ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेल एंड गुड, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को पता है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट। देखिए नो लीगल इफेक्ट वाली चीज नहीं, इट हैज अ लीगल इफेक्ट, राइट। तो ये चीज है, अगर लीगल इफेक्ट नहीं होता तो बेसिकली क्या करती है, प्रेम्बल को रेफर किया जाता है। आई मीन जब कभी भी जुडिशरी को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बात को या किसी भी लाइन को समझने में दिक्कत होती है, या फिर उसको बेहतर से व्याख्या करने की जरूरत होती है, इंटरप्रेट करने की जरूरत होती है, देन जुडिशरी प्रेम्बल की तरफ रेफर करती है और प्रेम्बल को देख के उसको आई मीन उससे इन्फर करने की कोशिश करती है, राइट। सो प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ये स्टेटमेंट, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये गलत है, राइट। इसका लीगल इफेक्ट बहुत है, आई मीन काफी है इसमें। बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस में ही 1973 में ही कह दिया गया था कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर LIC केस हुआ था 1995 में, उसमें भी कहा गया था कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये वाला ऑप्शन और ऑप्शन डी अपर। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी, ये ज्यादा आपको सही लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इसका कोई ऐसे लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली लीगल इफेक्ट नहीं है। ये इसका जो लीगल इफेक्ट होता है ना, वो दूसरे पार्ट के साथ मिलकर आता है। मतलब इसका स्वतंत्र रूप से कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, दूसरे किसी पार्ट के साथ मिला के इसको पढ़ सकते हो, दूसरे किसी पार्ट के साथ मिला के कोई चीज अगर समझना होगा, कोई चीज इंटरप्रेट करना होगा, देन प्रियम्बल को आप यूज कर सकते हो, राइट। जैसे फंडामेंटल राइट में चीजें दी गई है, राइट, वहां पे इक्वालिटी की बात करी गई है, आप प्रेम्बल में भी इक्वालिटी की बात करो, वहां को उन दोनों को क्लब करके आप चीजों को रेफर कर सकते हो, जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती है। लेकिन आप केवल केवल ये कहने जाओगे कि नहीं प्रेम्बल में जो चीजें लिखी गई हैं वो इंश्योर नहीं हो रहा है, वो चीजें वायलेट हो रही है, देन उसका वो सही नहीं होगा या वो चीज नहीं करी जा सकती है। मतलब क्या हुआ, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बढ़िया सही है, लेकिन इसका लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, इसके किसी और दूसरे पार्ट के साथ क्लब करके ही आप इसका आई मीन मतलब निकाल सकते हो या उससे लीगल इफेक्ट उसका इंश्योर कर सकते हो, राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 of Indian Constitution, that is 36 to 51 आर्टिकल नंबर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट DPSP, जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी करा था। DPSP के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, देयर शैल बी इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, राइट। ये लोग, ये जो DPSPs हैं, ये इनफोर्सेबल होंगे कोर्ट के द्वारा नहीं, राइट। सेकंड इज दिस शैल नॉट बी इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, करेक्ट। थर्ड इज द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। सो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिकॉज सेकंड और थर्ड जो आई मीन ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने वैसे पीछे भी देखा था, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। हमारा जो DPSP है ना, वो हमारे देश में आर्टिकल हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, राइट। एंड इसमें अगर आप आर्टिकल नंबर 37 देखोगे, बेसिकली 36 से 51 तक है, इसमें 36 में स्टेट को डिफाइन करा गया है, एंड 37 में अगर आप देखोगे तो उसमें ये चीजें लिखी गई हैं, इट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, मतलब DPSP किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। मतलब क्या, ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन जब कभी भी लॉ बनाना होगा, जब कभी भी देश में गवर्नेंस करना होगा, तो उस समय ये उसका बेसिक होगा या उसका बेस होगा। मतलब इसको ध्यान में रख के सरकार को लॉ बनाने हैं एंड गवर्नेंस करना है, राइट। तो इसलिए हमारे जो ऑप्शन होता है वो आई मीन जो लास्ट था, आई मीन डी ऑप्शन, वो सही ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर होता है, राइट। इसका जो सही जवाब होगा वो होता है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, राइट। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ही सही फीचर होता है, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कह देते हैं, बिकॉज हम लोगों ने ये सिस्टम यूके से अडॉप्ट किया है। एंड इसको हम लोग प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है, या फिर आप एग्जीक्यूटिव कहोगे, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, लेजिस्लेचर की या लेजिस्लेटिव की,
राइट मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करो तो सरकार कब तक है, एग्जीक्यूटिव कब तक है, राइट एग्जीक्यूटिव तभी तक है जब तक लेजिस्लेचर में उनकी मेजोरिटी है। इट मीन्स लेजिस्लेचर अगर चाहे तो उनको हटा सकता है। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है वो कब तक रहेगी, जब तक लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी रहेगी। और अगर स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो लोकसभा में उनकी मेजोरिटी रहेगी, तब तक ही वो एग्जीक्यूटिव रह सकते हैं, तब तक ही वो गवर्नमेंट रह सकती है। एंड इसका मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, राइट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। यही चीज, यही फीचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे के एकदम आई मीन उसके काम में अरंगा नहीं डालते हैं। बेसिकली दोनों अलग अलग दूरी पे खड़े हैं, राइट नदी के दो अलग अलग किनारे हैं। मतलब ना एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ना लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, राइट ये चीज होती है। मतलब पूरा क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। एंड वहां पर अगर देखोगे तो यूएस उसका एग्जाम्पल है, जहां पर जो आई मीन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एंड वो अपना पूरा टर्म, 4 ईयर का उनका टर्म होता है, वो पूरा करके ही वो निकलेंगे, हाँ अगर इम्पीचमेंट ना हुआ तो। अदरवाइज वो 4 ईयर पूरा टर्म कंप्लीट करके ही हटेंगे। मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेचर उनको हटा नहीं सकती है समय से पहले। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कैन बी रिमूव बाय इट, राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी अ मिनिस्टर, कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन ही और सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। देखिए स्टेट के लिए भी ट्रू है और पार्लियामेंट के लिए भी ट्रू है। जैसा आपने महाराष्ट्र के संदर्भ में आप पढ़ा होगा कि अभी जैसे उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन फिर भी वो सीएम बन गए थे। तो उनके पास 6 महीने का समय होता है कि वो, अगर वो स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर बन जाते हैं देन ओके, ठीक है वो रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे वर्ड हम लोग को पकड़ना था, यहाँ पे ये वर्ड है, ये क्या, हु इज एलिजिबल टू वोट। सर ये समझिए, बिकॉज मैंने आपको शुरू में ही बताया था बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस बार पूरा कंप्लीट स्टैटिक टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है हु इज एलिजिबल टू वोट। मतलब क्या हो गया, 18 ईयर वाले को भी आप मिनिस्टर बना दोगे, नहीं, राइट। तो 18 ईयर्स या उससे एबव है तो उनको भी बना दोगे, ऐसे नहीं होता है ना, राइट। क्योंकि आप मिनिस्टर बनोगे तो उसके लिए जरूरत है 25 साल क्रॉस करने की, 25 ईयर से ज्यादा होने की। तो मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, उनको भी आप मंत्री बना दोगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। सो पहला जो स्टेटमेंट हो जाता है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from contesting election even after release from prison। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों स्टेटमेंट गलत है इसके बारे में समझते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है, 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिनको कोई भी चार्ज लगा हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस लगा हुआ है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी पे आई मीन चारा घोटाले पे उनको सजा मिल गई है, तो अगर उनको सजा मिला है, राइट, और वो सजा 2 साल से ज्यादा का है, 2 ईयर प्लस की सजा है, तो वो जब उनकी सजा खत्म होगी, जब उनकी सजा खत्म होगी उसके 6 साल तक, 6 साल तक आगे 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब क्या, इसमें बहुत सारी चीजें गलत हो गई। पहला क्या कि 5 ईयर दे रखा है, नहीं 2 ईयर से ज्यादा जिनको भी कन्विक्ट किया गया, 2 साल से ज्यादा जिनको भी प्रिजन में डाला गया है, वो आई मीन 6 साल के लिए डिस्कालीफाई हो जाते हैं। और दूसरा वर्ड क्या है, परमानेंटली डिस्कालीफाइड। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजारिश करी कि ये चीज होना चाहिए, बट अभी तक भी परमानेंटली डिस्कालीफाइड नहीं है। जिस दिन उनका उनकी सजा खत्म होगी उससे 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो परमानेंटली डिस्कालीफाइड वाला भी टर्म गलत हो गया एंड 5 ईयर वाला भी टर्म गलत हो गया। सो इसका जो आंसर होगा वो नीदर वन नॉट टू, राइट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। तो जिस दिन वो जेल से छूटेंगे उससे 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, राइट, जिनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली हुई है, राइट। और इसका जो सोर्स है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ना 1951 का, वो है। उसके आप पेज नंबर 13 में जाओगे बेसिकली, और पीडीएफ में तो जो नंबर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से 69 में जाओगे तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। बेसिकली मैंने आपको ये दे रखा है ताकि आप उन सब चीज़ों से वाकिफ हो। हालांकि ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से रेफर कर सकते हो चीज़ों। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई मीन कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और से थिंग्स फिट। मतलब क्या, राष्ट्रपति महोदय
पार्लियामेंट को किसी भी जगह पे, मतलब जब जहाँ उनकी जहाँ पे भी चाहे वहां पर पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं, राइट, ये स्टेटमेंट है। दूसरा, Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. And third is there is no minimum number of days that a Parliament is required to meet in a year. अब इसके बारे में हम लोग को अलग अलग स्टेटमेंट समझना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहां चाहे वो पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 85 पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें क्लियरली दे रखी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जहां पे लगता है ना, वहां पर वो सेशन को बुला सकते हैं, राइट। सो अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ हो गए तो आपको पता चलेगा, पता होगा कि कोरोना के समय में ये बातें उठ रही थी कि कहाँ पे सेशन करवाया जाए, एंड इवन की जो राजस्थान था वहाँ पे भी जब सचिन पायलट साहब ने कुछ कुछ कर दिया था, राइट, वहाँ पे पॉलिटिकल कुछ उठापटक हो रही थी, तो ये बातें उठ रही थी कि नहीं गवर्नर साहब कहीं पे बुला सकते हैं, एंड चीज़ें कुछ इस प्रकार की थी। तो मतलब क्या हो गया कि उसी से रिलेट आप कर सकते हो। हालांकि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 85 पता होगा तो उसमें ये चीज़ें डायरेक्टली लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं पर भी पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं। हालांकि ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे वो बुला सकते हैं, राइट, कहीं पर भी। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होंगे, नहीं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का पीरियड हो सकता है, ये चीजें लिखी गई है, आपको आर्टिकल 85 में ये चीजें लिखी गई है। इसमें कोई ये नहीं लिखा गया कि पार्लियामेंट 3 सेशन ही रखेगी या 4 सेशन ही रखेंगी, ये सब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि साल में 10 सेशन रखे, 20 सेशन रखे, डजेंट मैटर। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि 3 सेशन ही होगा। हाँ, अभी के समय में जैसे बजट सेशन होता है, राइट, देन मानसून सेशन होता है, देन विंटर सेशन होता है, तो अभी होता है ना, राइट, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर चाहे सरकार अगर चाहे तो 4था सेशन भी कुछ बुला सकती है, 5वां सेशन बुला सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये चीज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं लिखा नहीं गया, इसलिए हमारा स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। यस, बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि ऐसा कोई मिनिमम नंबर ऑफ डे नहीं है। अगर 1 दिन का भी सेशन रखना है वो भी रखा जा सकता है, 2 दिन का रखा जा सकता है, जितने दिन का भी रखना हो वो रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 ओनली। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो आर्टिकल 85 के प्रोविजंस, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ए थिंग्स फिट, राइट। लेकिन 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार होता है प्रोरोग करने का, प्रोरोगेशन का अधिकार होता है, डिसॉल्व करने का भी अधिकार होता है, एंड समन करने का भी अधिकार होता है पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स को कंपेयर करने की बेसिकली बात है। तो इसमें देखिए चीजें कुछ इस प्रकार की। पहला है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हो कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसके अलावा कोई नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना होगा तो ये पावर ना राज्यसभा के पास है, बिकॉज 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 राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना होगा तो ये राज्यसभा से मोशन निकल के आएगा। ये आपको आर्टिकल 312 में दे रखा है, आर्टिकल 312 में ये सारी चीजें दे रखी है, राइट। सी ऑप्शन है द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट को अगर हटाना होगा तो जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह होता है, वो सारी चीजें आपको लोकसभा में आएंगी, राइट, लोकसभा में आएंगी चीजें। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोकसभा के पास इसका पावर है, क्योंकि आपको सरकार बचाने के लिए 272 प्लस सीट्स होने चाहिए, 273 मिनिमम होना ही चाहिए सरकार बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। वो किस में? लोकसभा में। तो यहाँ पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, इट मीन्स अनइक्वल पावर है। डी है मेकिंग कट मोशन। कट मोशन देखिए लोकसभा में होता है, क्योंकि बजट जब पास होता रहता है, जब डिमांड फॉर ग्रांट चलती रहती है तो उस समय कट मोशन पास होते हैं, कट मोशन मूव कराया जाता है। पास तो होना बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर होती है, लेकिन कट मोशन वहां पे मूव किया जाता है, जिसमें 3 कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट। पॉलिसी कट में क्या होता है कि पॉलिसी कट डिसअप्रूवल को बताता है, और इसमें पूरा जो अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय ने 10,000 करोड़ मांग रखा है, डिमांड फॉर ग्रांट उसकी 10,000 करोड़ है, लेकिन पॉलिसी कट मोशन अगर पास हो जाता है देन उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, बेसिकली 1 रुपया देके उनको चलता कर दिया जाता है। तो ये चीज होती है। देन इकोनॉमी कट मोशन में क्या होता है, इसके अमाउंट को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कम कर दिया जाता है, तो ये चीज होता है इकोनॉमी कट। एंड थर्ड वन इज टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है, 100 रुपए का फाइन लगता है, तो ये चीज है। सो यहाँ पर भी क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी लोकसभा के पास ही पावर होता है। इट मीन्स इन तीनों में ही अनइक्वल पावर्स हैं, और बेसिकली इक्वल पावर्स कहाँ है,
ऑप्शन बी में, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है, राइट। स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग पास करना होता है। इवन कि यहाँ पर ज्वाइंट सेशन का भी कोई प्रोविजन नहीं है, आपको अलग अलग दोनों हाउसेज में पास करवाना, दोनों हाउस में पास करवाना होगा स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया कि जितना भी स्ट्रेंथ है, आई मीन टोटल स्ट्रेंथ, जिसको आप एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कहते हो, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मेजोरिटी होना चाहिए, आई मीन 50% से ज्यादा होना चाहिए, एंड प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद अलग अलग हाउस में दोनों से पास करवाने होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो इसका सही जवाब होगा, बिकॉज राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ हैव इक्वल पावर्स व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कैटेगरी की बात करेंगे, कौन सा फंडामेंटल राइट का जो कैटेगरी है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है इंडिया में। तो देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात है तो ये आपको आर्टिकल 23, 24 में मिल जाएगा, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया गया है। 23 में आपको बेगार एंड फोर्स लेबर इन सब चीज़ों से, 24 में जो बच्चों के बाल मजदूरी है उनसे प्रोहिबिट किया गया, उनसे रोका गया। वही राइट टू फ्रीडम की अगर बात है तो आपको 19 से लेकर 22 तक मिलता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आपको आर्टिकल 32 में मिलता है। एंड राइट टू इक्वालिटी दैट इज 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18 में मिलता है। अनटचेबिलिटी का एबोलिशन कहाँ पर है लिखा हुआ? आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू इक्वालिटी वाले कैटेगरी में ही अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात कहाँ पे उल्लेखित है? फर्स्ट इज प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। सेवन शेड्यूल में जहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात है, नहीं, वहां पर भी नहीं लिखा गया है। कन्वेंशन है ऐसा, नहीं। चलिए, ये डीपीएसपी में लिखा गया, आर्टिकल नंबर 50 में ये लिखा गया है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से हमेशा सेपरेट करने की बात होगी। इवन कि अगर आपको याद होगा तब जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, देन कोर्ट ने इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था। बिकॉज ये क्या था, कोर्ट के हिसाब से ये जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस था, इसके कारण से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। एंड तो क्वेश्चन क्या है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है वो कहाँ पे लिखा हो गया है? आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 अर्थात डीपीएसपी में लिखा गया है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उसको कहते हैं जिनके पास लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड। किसके द्वारा लिमिटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहा जाता है, राइट। लिमिटेड गवर्नमेंट। ये जो बाकी ऑप्शन है वो गलत होंगे, इसका जो सही जवाब होगा वो लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होने का मतलब यही हो गया ना कि गवर्नमेंट के पावर लिमिटेड है, अर्थात गवर्नमेंट अपने पावर को एक्सरसाइज इस प्रकार से ना करे, आर्बिट्री मैनर में ना करे, ताकि लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एमपी लैड्स स्कीम। बेसिकली एमपी लैड्स स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो सांसद निधि है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको हर एक साल जो 5 करोड़ की राशि मिलती है ताकि वो अपने एरिया में खर्च कर सके। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा नहीं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि एमपी लैड्स स्कीम, MP LADS fund must be used to create durable asset like physical infrastructure for health, education, etc. मतलब MP LADS का जो फंड है 5 करोड़ रुपया, उसको खर्च किया जाना चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा पर, ठीक। नेक्स्ट है कि हर एक एमपी फंड का कुछ पोर्शन, कुछ जो उसका हिस्सा है वो SC और ST के बेनिफिट के लिए जाना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड कि MP LADS का जो फंड है हर एक साल के लिए सैंक्शन होता है, और अगर जो फंड खर्च नहीं हो पाया तो अगले साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5 करोड़ में से 4 करोड़ खर्च हुआ, राइट, और 1 करोड़ खर्च नहीं हो पाया, तो ये फंड आगे ट्रांसफर नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डीएम, कलेक्टर, ये सब जो होते हैं, उनको एटलीस्ट 10% वर्क के इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं, इसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, राइट, उनको करना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि आपको बता दूं कि एमपी जो होते हैं ना वो केवल काम की अनुशंसा करते हैं, हमें रिकमेंड करते हैं कि ये काम होना चाहिए, जैसे कहीं पर चापाकल लगना हो, स्कूल बनाना हो, तो केवल अनुशंसा करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का काम ये सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हाथ में होता है, राइट। फंड वंड निकालने का जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हाथ में होता है, वो केवल एमपी केवल क्या करते हैं, अनुशंसा करते हैं।
अब इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, हालांकि इसको आई मीन एलिमिनेशन मेथड से आप करने की कोशिश कर सकते थे। थर्ड ऑप्शन है वो आपको थोड़ा बहुत शायद गलत भी लग रहा होगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, थोड़ा सा आई मीन थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा है, ठीक है, हार्ड वर्ड लग रहा है कि ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लैप्स कर जाएगा नहीं। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन को कट कर देते हो तो आपके पास ए और डी ऑप्शन बचता है। देन आप इससे 50-50 के साथ खेल सकते थे, अन क्वेश्चन को सॉल्व करने कर सकते थे। हालांकि एग्जाम प्रेशर होता है, चीज़ है, समझ में आती है, लेकिन आप फिर भी इसके साथ 50% के साथ जा सकते थे। अब इसके आंसर की तरफ आते हैं, और आंसर के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, राइट। ये जो सोर्स है उसमें आप पीडीएफ देख सकते हैं। उसका जो 2.4 है उसमें आप देखोगे, उसमें लिखा गया है कि एमपी लैड्स फंड का जो खर्चा होता है ना, एमपी लैड्स फंड में से जो पैसे हैं वो खर्च होने चाहिए ड्यूरेबल एसेट पे, राइट। इम्फेसिस डाला गया, मैंने जोर डाला गया है कि उसका जो खर्च होना चाहिए वो ड्यूरेबल एसेट पे खर्च होना चाहिए, राइट। लेकिन इसमें ये भी चीजें लिखी गई है कि एक्सपेंडिचर एंड स्पेसिफाइड आइटम ऑफ नॉन ड्यूरेबल नेचर आर आल्सो परमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ड्यूरेबल नेचर के एसेट जो होते हैं उन पर भी खर्चा किया जा सकता है, नॉन ड्यूरेबल खर्चे भी किए जा सकते हैं। ये आप आई मीन 2.4 नंबर जो क्लॉज है उसमें आप जाके देख सकते हो चीजों। मतलब क्या हो गया, इसका जो फर्स्ट जो आई मीन ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ कि एमपी लैड्स फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, राइट, मस्ट बी होना चाहिए। हालांकि आप देखोगे इसमें तो उसमें लिखा गया है इम्फेसिस डालना चाहिए, मतलब जोर देना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि ड्यूरेबल एसेट पर ही खर्च हो। लेकिन नॉन ड्यूरेबल नेचर के जो खर्चे होते हैं उन पर भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी में बुक्स, ये बुक्स क्या हो गया, एसेट तो नहीं हो गया, ड्यूरेबल एसेट तो नहीं है, लेकिन उस पर भी खर्चा किया जा सकता है। या बार काउंसिल का कोई लाइब्रेरी है उसमें भी जो बुक्स है उनके लिए भी खर्चा किया जा सकता है। तो मतलब क्या, नॉन ड्यूरेबल नेचर के भी खर्चे किए जा सकते हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या था कि हर एक एमपी के फंड का कुछ पैसा एससी एसटी के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, ये आप 2.5 में देखोगे, इसमें लिखा गया है कि एमपी साहब को हर एक साल 15%, एटलीस्ट 15% पैसे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए खर्च करना चाहिए, और 7.5% जो पैसे हैं वो एसटी पॉपुलेशन के लिए खर्च करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 करोड़ में से एससी के लिए 75 लाख खर्च करेंगे ही करेंगे, एंड मिनिमम मतलब उतना एटलीस्ट है ही, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, एंड जो 37.5 लाख है, 37.5 लाख है, वो एसटी पॉपुलेशन के लिए खर्च करेंगे ही करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड है कि फंड्स नॉन लैप्सेबल होते हैं। नॉन लैप्सेबल होने का मतलब ये हुआ कि उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगले सालों में यूज करने के लिए। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जा रहा है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कैन नॉट, राइट, थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप एटलीस्ट 10% वर्क को इंस्पेक्ट हर एक साल एवरी ईयर करोगे। बिल्कुल यही स्टेटमेंट वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, हर एक साल आपको करना ही करना है, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि आप 1 2 4 मानोगे या फिर 1 को आप क्रॉस करोगे, ठीक है। और अगर आप 1 को क्रॉस करते हो तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है, क्योंकि आप 1 और 3 को अगर आप क्रॉस करो देन आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, राइट। तो मतलब क्या हो गया, आपको 1 को मानना ही पड़ेगा। अब यूपीएससी जाने कि उसने क्या चीज़ें समझ के इसको दिया है कि ड्यूरेबल एसेट मस्ट क्रिएट होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको क्लॉज 2.4 में दिखा रखा है कि वहाँ पर लिखा गया है कि नॉन ड्यूरेबल नेचर के जो खर्चे हैं वो भी किए जा सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इस पर विवाद होना अब लाजमी है। चीज़ें अब यहाँ से निकल के आएगी। अब यूपीएससी का जो आंसर की होगा अब वही डिसाइड करेगा कि क्या आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप 3 कट कर दे रहे हो देन आपका बी और सी कट हो गया, राइट। एंड आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड और फोर्थ वाला सही है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आई मीन स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ऑप्शन नहीं मतलब स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो मस्ट वर्ड है अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसके हिसाब से उस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन डी आप लगा सकते हो चीज़ों को, राइट। यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी होना चाहिए। अब यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करती है चीज़। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, मतलब गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी और मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी उनके बीच का जो कॉमन एग्रीमेंट है, मतलब उसमें कुछ कॉमन चीजें आपको बतानी कि दोनों के बीच में क्या समानता थी दोनों की आइडियोलॉजी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, राइट। ये आपको जीएस मींस फर्स्ट पेपर का आपको क्वेश्चन आपको मिल रहा है, राइट। उसके उसके चीजें आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, उसका फीचर यहाँ पे दिख रहा होगा। बट गांधीज्म और मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें यही एक
कॉमन फीचर है कि दोनों ही स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे, राइट, स्टेटलेस सोसाइटी। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि मार्क्स वायलेंस के थ्रू कहते थे और गांधी जी का जो हमेशा से ये कहना था कि अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। सो दैट्स इट इन द लेसन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे या जिन भी आर्टिकल्स को मैंने रेफर करा है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब द सेशन इफ यू लाइक एंड डू टेक वेरी गुड केयर। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।